सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ कपिल भाई से इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूर्व सैनिक कपिल फौजी और हमारे साथ में बहुत ही सम्मानित पूर्व वायु सैनिक उमाकांत मिश्रा जी, और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं कि ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति भी हैं, क्योंकि अगर हम पिछले सालों में जाएं तो कम से कम 12-13 साल से इन्होंने भी संघर्ष किया, पर कहीं वो संघर्ष दूसरी दिशा में चला गया। जैसे लीग के सदस्य भी रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने खुद की एसोसिएशन बढ़ाई वेटरन के नाम से। और तीसरी चीज जो मैं सबसे अच्छी बात यह है कि मिलिट्री सर्विस के बारे में भी आज इनसे कुछ पूछेंगे, जिससे पूरे देश भर के जवानों को भी जागरूक हो। सबसे पहले तो उमाकांत मिश्रा साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय भी दिया, और हमारे को भी कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। सवाल तो पूछेंगे और सवालों के घेरे में भी लेंगे आपको, अच्छी बात है। सर, सबसे पहली बात ये कि आप कितने सालों से जो सैनिकों की जायज मांगे हैं, आप कितने सालों से इसके ऊपर ज्ञान रखते हो, और इन पिछले सालों में आपने क्या भूमिका निभाई? कपिल साहब नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। आप लोग बिना स्वार्थ में ये तो जितना स्ट्रगल कर रहे हैं आज तक, मैं और इसमें इंस्पायर भी हूं। मैं 96 अगस्त में एयरफोर्स छोड़ने के बाद बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 14-15 साल में काम किया। उसके बीच में भी मैं आगे ये जो सब ओआरओपी 2014 में जब स्ट्रगल हो रहा था, उसी टाइम भी मैं ज्वाइन किया इनका साथ नौकरी में रहते हुए। उसके बाद 2015 से मैं नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद परमानेंट में इंडियन एक्सर्विसमैन लीग में रहा, एयरफोर्स एसोसिएशन में रहा, वेटरन्स इंडिया जो है दिल्ली का एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी रहा। मैं सब में रहने के बाद देखा, ऑफिसर्स वो उनका फायदा के लिए हमेशा कहते हैं हमारा नॉन कमीशन रैंक्स जो कि एक्चुअली हकदार होता है, ओआरओपी एमएसपी जो फ्रंटल फाइटर है, जो फ्रंट लाइन में फाइट करते हैं, उनके ये है इंटेक्ट। लेकिन इसको कैसे हाईजैक हो गया, ये मुझे बिल्कुल आश्चर्य लगता है। ये वो कुछ ना कुछ बोल के हम लोग को चुप करा रहे थे। आप ये एक तरह से सीधा आरोप लगा रहे कि वन रैंक वन पेंशन जो छोटे रैंक के सैनिक थे, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनके लिए थी, चाहे मिलिट्री सर्विस पे है इनके ऊपर। और आप कह रहे हो कि हमारे को गुमराह किया गया, बरगला गया, और उन छोटे रैंक के पूर्व सैनिकों को उनका हक नहीं मिला, सैनिक विधवा माता बहनों को नहीं मिला। ये आरोप लगा रहे हैं आप वैसे सीधा? जरूर इसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पे कमीशन जो 1973 में आफ्टर विक्ट्री ऑफ 1971 हुआ, जबकि हमको 73% पेंशन था, अफसरों का 35% था, सिविलियन का भी 35% था, वो 50% उसको बना दिया। लेकिन हमको कहाँ से ले आए, 33-34% में आके हमको छोड़ा। उसके बाद मैं सर आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको इसके बारे में ज्यादातर सैनिकों को नहीं मालूम। जो आपने कहा ना कि हमारी 75% पेंशन थी और हमारे को 30% पे लेके आए, मतलब बहुत सारे सैनिक भाई तो ज्यादा नहीं तो 99% ये सोचते कि 50% पे ले आए गए, नहीं, 33%, 30 और 33% के करीब। और 2006 तक सिपाही से सार्जेंट जिन्होंने कलर सर्विस नहीं की थी, उनकी यही थी। मैं सर बहुत ही कम व्यक्तियों को इतनी जानकारी होगी डीपली। मैं धन्यवाद करता हूं, अभी आपसे कुछ और भी सीखने को मिलेगा। और सर कंटिन्यू अपनी बात करो। ओके, तो इसके बाद ये हमारे जो सोल्जर्स है ना, उनको कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए कमीशन रैंक जो कुछ बोल लेते हैं, अफसर लोग जो बोलते हैं उसी के हिसाब से वो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन रियली फैक्ट जो है, सच्चाई जो है,
वो वहां तक वो पहुंचते नहीं, इसीलिए हमारा जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं। 1973 का बाद जो इन्होंने हमारे साथ इंजस्टिस किया, उसके बाद कुशेहरी कमेटी हुआ। मैं संक्षेप में बताता हूँ। कुशेहरी कमेटी में हमारा साथ ओवरओपी हुआ है कि आप लोग को ओवरओपी दिया जाएगा, 1 रैंक 1 पेंशन। अभी तो 75% आपका पेंशन नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग को ओवरओपी दिया जाएगा। लेकिन ये जो ओवरओपी है, इनको ऑफिसर्स कैसे हाईजैक कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ ऑफिसर्स आर हाईजैक, जो कि हमारा इंटेंशन है। हमको तो भगवान को जैसे प्रसाद देते हैं, ऐसे छोटा मोटा प्रसाद दे के छोड़ दिया, लेकिन इन लोग मेजर पार्ट ले लिए, जबकि इनका एंटरटेनमेंट बिल्कुल है ही नहीं। इनका एंटरटेनमेंट जो नहीं है, वो मेजर पार्ट कैसे लेके चलेंगे। मैंने परसों प्राइम मिनिस्टर का इंस्टाग्राम में जाके ये विषय बारे में मैंने लिखा है, 15-20 लाइन मैंने लिखा कि जो हम हम फैमिली कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हम एक फैमिली है। हमारा एंटरटेनमेंट, जबकि 1 साल से हमारा लोग वहां जंतर मंतर में बैठा है, कैसे प्राइम मिनिस्टर उनको देखा नहीं अब तक। हमारा जो प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि हम जवान का साथ है, जवान का साथ है। ये तो लो रैंक के लिए जब 2013 में आपका भिवाड़ी भिवाड़ी में हुआ था ना, वो जो रेवाड़ी 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 में हुआ था, सॉरी रेवाड़ी में हुआ था, उसमें इतना एक्स सर्विसमैन थे, लाखों के ऊपर 4-5 लाख कुछ एक्स सर्विसमैन थे। उनका प्रेजेंस में खुद आज का जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बताया कि ये मेरी जवान के लिए, जवान से हविलदार, उसके बाद जेसीओ। लेकिन ये ओवरओपी जाके ऑफिसर्स कैसे ले गया, वेरी वेरी सरप्राइज भैया। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो प्रेमेचर रिटायरमेंट भी बाहर हैं 1 रैंक 1 पेंशन से, आपको तो मालूम होगा। हाँ जी, जो छोटे रैंक के सैनिक थे, जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आचारसंहिता लगी हुई है, उन्होंने तो बोला था कि जो छोटे रैंक के सैनिक है और जो छोटी उम्र में सर्विस करके आ गए, उनको सबको हक मिलेगा। जबकि अभी सच्चाई तो सबके सामने आ गई है, क्योंकि ये जो तो 7 बिल्कुल नवंबर 2015 का जो लेटर निकला, नोटिफिकेशन निकला, उसके अनुसार तो बाहर है। यस, ये तो बिल्कुल इसमें इतना इनजस्टिस हमारे ऊपर हुआ, अन्याय हुआ है, उसमें कुछ कह नहीं सकता है। जो हमारे लो रैंक के जो है एक्स सर्विसमैन, ये वॉरोपिक एंटाइटल उन्हीं के लिए था। लेकिन मेजर पार्ट मैं तो वही हमेशा लिखता हूँ, हमेशा इसमें जब भी आपका ये सोशल मीडिया में लिख के छोड़ता हूँ, लेकिन कहाँ ये कोई देखता है, नहीं देखता है। अभी इंस्टाग्राम में जो 3-4 दिन का पहले मैं लिखा प्राइम मिनिस्टर का, इसमें जाके ये यही विसंगति हुई हमारे साथ, वो कहाँ तक जस्टिस हमको मिलेगा और हम कहाँ तक फाइट कर सकते हैं। ये तो हम स्ट्रगल जरूर करेंगे। आपको देखने के बाद हमारे साथ में और स्ट्रेंथ आ जाता है कि हम लोग और स्ट्रगल करें और हमारा जो इनजस्टिस उसको लेके ही रहेंगे। सर सवाल ज्यादा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गहराई से भी नॉलेज है। आपने एक शब्द बोला कि मैं इंस्पायर हुआ। जो 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जवानों की जायज मांगों के लिए, और आपने खुद कहा कि हमारे जो 98% चाहे वो तीनों सेनाओं के, चाहे उसमें पढ़े लिखे सैनिक थे, पूर्व सैनिक, चाहे वो कम पढ़े लिखे थे, उनको किसी भी तरह से अपने हकों के बारे में जागरूकता नहीं थी। और 1 साल में ही कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, और आप खुद उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा भी हमारा बहुत सारा जंगल इलाका भी है, बहुत दूर दूर तक गांव भी हैं, जहां रोड भी नहीं गए होंगे या बिजली भी बहुत कम आती होगी, कि आप खुद कह रहे हो कि वहां तक जागरूकता पूछिए। पर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे, देखो संघर्ष आप पहले से ही देखते आ रहे हो, 10 साल से आप खुद संघर्ष के हिस्सा हैं, आप खुद जागरूकता करने में लगे हुए हैं। इस आंदोलन पे बहुत सारे आरोप भी लगे, इसके टांगे खींची गई, किसी ने कहा बहुत लाखों करोड़ों रुपया आ गया।
कुछ व्यक्ति ऐसे आए जिनको हम विश्वास के द्वारा लेके आए थे, पर सरकार ने अपनी चाल चलते हुए जुलाई और अगस्त में उनसे 4 मीटिंग करी, जबकि हमारे को मालूम भी नहीं कि वो 4 मीटिंग किस नेता के साथ में हुई। वो आपने उनके अध्यक्ष का भी पुराने का आपने बयान पढ़ा होगा। तो आप कैसे इंस्पायर हुए? क्योंकि पूरे देश में तो जो सबका वाले हैं उनको बहुत अच्छा भी नहीं बोलते लोग, टांग भी खींचते हैं, पैर भी खींचते हैं। बहुत थोड़े शब्दों में इसका उत्तर देना सर। देखिए साहब, सच्चाई जो सच्चाई है, ये आपका जो टाई और टोपी वाले जो हमेशा एक कुछ ना कुछ स्पीच दे के सोशल मीडिया मीडिया में छोड़ देता है, मैं हमेशा उसमें नीचे लिखता हूँ एक दो लाइन कि ये सब रॉन्ग और फॉल्स न्यूज स्प्रेड कर रहा है। मैं लिखा है वो, जब भी वो मेरठ साइड के शायद वेस्टर्न यूपी का कहाँ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत मैसेज देता है हमारा एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। लेकिन ये सब गलत है, गलत है, गलत है। असलियत देखा जाए तो उन लोग कोई ना कोई अफसर का साथ अटैच है, जो कि है। इन लोग नहीं चाहते। इन लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा एक सर्विसमैन यूनाइट हो जाए। अगर यूनाइट हो जाए हम 97% एक सर्विसमैन, तो कब तक हमारा ये जो डिमांड सब खत्म हो गया होता, हमको मिल गया होता। लेकिन हमारा बीच में ये जो टांग खींचने वाला आपने बताया, वो बिल्कुल 101% आपने सही बताया। सर अरे आप ये बहुत आपने ये जो आपने एक जैसे महाभारत में संजय को आंखें दी थी, वो दूर बैठ के सब कुछ देख रहा था। और ये जो आपने इतने सालों के संघर्ष में, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति ही बता सकता है जिसने संघर्ष किया हो कि वास्तव में 1 साल निकालना बहुत बड़ी बात है। और उस जगह पे जहाँ गर्मी, ठंडी पता नहीं क्या से क्या है, और वो व्यक्ति भी अपने परिवार को छोड़ के आए हुए। सर, मैं बहुत छोटे सवालों में लूँगा सर। वन रैंक ऑन पेंशन को आप देखोगे, जैसे हमारे मान लो आप तो एयरफोर्स से एक्स ग्रुप से या वाई ग्रुप से सर? वाई हाँ, ग्रुप। वाई ग्रुप। अभी हम सार्जेंट को ही ले लेते हैं, हवलदार को ही। अब आप 2015 से पहले चले तो कितनी थी 2006 में? अगर हम एक हवलदार को भी छोड़ दें, एक वाई ग्रुप के टीएस नायक को ले लेते हैं या हमारे टीएस कोपल को ले लेते हैं, तो उस समय 4046 रुपये पेंशन थी। और वहीं पर एक टीएस कर्नल की, उसकी जो पेंशन थी वो 14,600 रुपये थी। अगर आज आप देखते हो 2024 में, वो टीएस कर्नल 14,600 पेंशन से बढ़कर उसकी 95,000 प्लस डीए हो गई। वो परसेंटेज बढ़ी। और वही जवान जो 4,046 रुपया ले रहा था, वो आज 19,000 रुपये के करीब ले रहा है सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन में। हमारा कहने का मतलब ये है कि अनुपात में जो अनुपात उनको दिया, जिस तरह से डीए मिलता है एक चपरासी को भी, और एक जो प्रधानमंत्री का पीएमओ में जो सचिव है उसको भी 4% डीए मिलता है, तो यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं दी गई? जबकि जवान तो बहुत छोटे रैंक का सैनिक था, उसकी परसेंटेज तो उनसे भी अगर चाहो तो उनसे भी ज्यादा बढ़ानी थी, या जो उनके लेवल की बढ़ाई वही उनकी लेवल की बढ़ानी थी। पर यहाँ पर बहुत गलत किया गया सरकार ने कि जो कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिश थी वो कांग्रेस ने जाते जाते मानी थी, और कांग्रेस ने कोश्यारी कमेटी को ही लागू करने की सिफारिश कर दी थी। अब कोश्यारी कमेटी में साफ सुथरे शब्दों में लिखा था कि जो छोटे रैंक के सैनिक है, जो कम उम्र में पेंशन आए हैं, उनको वन रैंक ऑन पेंशन दी जाएगी। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उनको समझ में आ गया कि यार आंदोलन तो हमने किया है, 5-10 साल से हम सैनिकों को रैलियां कर रहे हैं, और हमारे को ही कांग्रेस ने बाहर कर दिया। वो उठा के दूसरी पार्टी के पास में चले गए, उन्होंने वहां पे दूसरी पार्टी की रैली करवा दी। एक्चुअल में तो ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। आप में छोटे शब्दों में कि हमारे को वन रैंक ऑन पेंशन में क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ? देखिए कपिल जी, सच्चाई में बताता हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इंक्रीमेंट, पेंशन, ओआरओपी, या आपका जो 10 साल के बाद होता है जो पे कमीशन एवरी 10 ईयर्स, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ना, उसमें हमारा नॉन कमीशन राइट्स का कोई नहीं। ये सबसे गलत काम करता है गवर्नमेंट, सबसे गलत काम। ये जो अफसर्स को ले जाता है, अफसर्स हम हमेशा हमारा काट देता है, उनका स्वार्थ देखता है।
ऑलवेज दिस ऑफिसर्स, इन लोग क्या करते हैं, जो हमको बिल्कुल उसमें पीछे छोड़ देते हैं। जो उनका जो है क्रीम जो है वो ले जाते हैं, ये सच्चाई है। हम लोग तो वहां रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, अब करेंगे क्या? जो उन लोग करेंगे उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म। आगे जाके जंतर मंतर में आप लोग जैसे निस्वार्थ में अभी 1 साल से ज्यादा हो गया स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उन लोग कोई वहां नहीं आता है। अगर अभी ओआरओपी जब 2014 से चल रहा था, मेजर जनरल सतबीर सिंह आके वहां बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बहुत बड़े बड़े भाषण दे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरे साथ भी एक बार उनका बातचीत हुई थी, लेकिन क्या है, उन लोग तो बेनिफिट्स लेके चले गए, हम लोग पीछे रह गए। सबसे ताजुब की बात है, नहीं, जो दुख आपको की भी तो बात मिला है, आप पे तो ऐसे तो नहीं बोलते। अभी तो 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया आप लोगों को। है। अब वो क्या अरे चाहते हो? साहब, और सरकार अरे पूरा साहब, खजाना आप लोगों को थोड़ी दे सकती है सर। नहीं नहीं वो नहीं है, हमको पीनट्स मिला है, हमको पीनट्स मिला है। हमको जो असली ओआरओपी वो दिए नहीं है। वो कहाँ चला गया फंड, 1,000 करोड़, 90,000 करोड़, 80,000 करोड़, हमको पता नहीं है। हम लोग तो पीनट्स मिला है। हम्म। आप देखिए 2009 में जिन लोग ने मार्च तक जब भी हमारा हुआ है, तब तक जो डिस्चार्ज आया सर्विस से, उसका बेसिक हम लोग का बेसिक के साथ इक्वल होना चाहिए था, पेंशन का जो बेसिक है। लेकिन वो है क्या, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्या, उसमें ही 2,000 1,500 शायद कम है हमारा बेसिक। क्यों, वाई दिस इज डिस्क्रिपेंसी, क्यों इतना रखा है? क्योंकि मोर सर आप एटलीस्ट 10वीं 12वीं पास हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी पेंशन मिल रही है तो बहुत ज्यादा मिल रही है। 10वीं 12वीं पास व्यक्ति को और क्या चाहते हो आप? क्या वो सरकार आपको पूरा देश का खजाना लुटा दे? कपिल जी, मैंने जब 11th क्लास, उन दिनों में 11th था इक्वल टू +2 है। 1973-72 में जब मैं क्लियर किया, उसके बाद 2 साल कॉलेज में भी पढ़ा, इंटरमीडिएट। ओके, तब तक इंटरमीडिएट 2 साल था, ग्रेजुएशन 2 साल था। उन दिनों में मुझे एक फॉरेस्टर का पोस्ट आया था, फॉरेस्टर। ठीक है, मैं उसको ठुकरा दिया। मेरा बचपन में था, मैं एनसीसी में भी था, मैंने फौज में ज्वाइन करूँ, मुझे तो कमीशन रैंक नहीं मिला, इसलिए मैं नॉन कमीशन रैंक में गया। वो जाने के बाद असलियत मुझे पता चला। अगर मैं घर का पास, यहाँ प्राइमरी स्कूल 11th का पास एक टीचर होता ना, आई कुड हैव, मैं अच्छी तरह सेटल हो जाता। घर से हजार हजार किलोमीटर डिस्टेंस में मैं सर्व किया, लेकिन मुझे मिला क्या, पिनर्स। वो तो मेरा वाइफ जो है 1981 का पोस्ट ग्रेजुएट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लेक्चरशिप यहाँ से छोड़ के मेरा साथ ज्वाइन कर गए। नहीं सर, ओके, देखो, कभी आप कहते हो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कर दो, कभी कहते हो सीएसडी के अंदर सामान कम मिलता है, बोतल कम मिलती है, हमारे को भी 16 बोतल मिलनी चाहिए, कभी बोलते हो ईसीएचएच के अंदर प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। देखो, अगर आप लोगों को अगर सारे भत्ते या वेतन एक समान लेना था तो आप लोगों को पढ़ लिख के जाना था। आपको किसने रोका था? उन दिनों में और कुछ तभी बन ऐसे जाना था था। ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, उन दिनों में ये सिस्टम नहीं था जब हम ज्वाइन किए कि रिटायर के बाद ये सब विसंगतियां हो गए। वो उन दिनों में तो ये जो 1973 में जो पेंशन निकला, उन दिनों में तो 75 था। बाद में वो निकालते निकालते टाइम ले ले, मैं तो 75 में ज्वाइन किया। तो सर एक चीज और भी है ना, कोई किसी को रोकता तो नहीं है। अगर आप लोग सब जनरल बन जाते तो आपको अच्छी वन रैंक वन पेंशन भी मिलती, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिलती, आप उस रैंक में। अब बात समस्या ये आती है कि अगर सारे के सारे ही अधिकारी बन जाते तो जो टैंक को खोलना जोड़ना कौन करता? लड़ाकू वही विमान को उसको खोलना जोड़ना कौन करता? उसके मतलब पूरा जो भी है इक्विपमेंट है उसको कौन चलाता है? कौन चलाता है? देखिए देखिए देखिए, जो फ्रंटल फाइटर है, फ्रंट लाइन में जो फाइट करता है ना, काम तो सब करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन जो फ्रंट में काम करता है ना, वो टीम है, वो ये बैकबोन है, आर्म फोर्सेस का बैकबोन है। जो आप देखेंगे एयरक्राफ्ट में जो स्ट्रगल कर रहा है, काला जो डैंगरी पहन के काम करता है ना, वो कौन करता है?
छोटे रैंक के ये सैनिक ये छोटे रैंक